नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीरी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने कहा था कि चीन के अपने रवैया बदलने तक दुनिया को सुरक्षित नहीं माना जा सकता है। निक्सन ने यह बात 1969 में कही थी। ये 2022 है और अब चीन के रवैया बदलने का इंतजार नहीं बल्कि बीजिंग के हद की लकीर खींच दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही किया। तवांग में चीनी सैनिकों की पिटाई वाले इंसिडेंट के 9 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी नॉर्थ ईस्ट पहुंचे। शिलांग से बीजिंग को क्लियर मैसेज दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बॉर्डर पर आज डंके की चोट पर नई सड़कों, नए टनल, नए ब्रिज, नई रेलवे लाइन और नए एयर स्ट्रिप को बनाने का काम काफी तेजी से हो रहा है और इसमें और तेजी आगे आएगी। चीन से निपटने के लिए सरहदी इलाकों का कायाकल्प कैसे हो रहा है? लद्दाख से लेकर तवांग तक चीन से विवादों के बीच विकास का बॉर्डर कैसे तैयार हो रहा है? इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से आप समझिए। वोट बैंक की राजनीति को बाहर करने के लिए हम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। जिस वक्त एलएसी पर टेंशन है, भारत और चीन के बीच कई जगहों पर फ्रिक्शन पॉइंट्स बने हुए हैं। कुछ जगहों पर भारत और चीन के जवान आमने सामने हैं। और कुछ दिन पहले जब तवांग में चीनी सैनिक खदेड़ दिए गए, तब इन सारे डेवलपमेंट्स के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्थ ईस्ट में थे। उसी नॉर्थ ईस्ट में जिसे लेकर सालों साल से सरहद के उस पार जिनपिंग का मुल्क साजिशों के जाल बुन रहा है। भारत से युद्ध की तैयारी के मद्देनजर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अपना असलहा बारूद इकट्ठा कर चुका है। मगर जिनपिंग जो सोच नहीं सकते, मोदी ने वो कर दिखाया। मोदी ने नॉर्थ ईस्ट पहुंचकर चीन को डायरेक्ट मैसेज दे दिया, आंख में आंख डालकर बात की। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया, बॉर्डर को मजबूत करने का काम जारी रहेगा। देश की सरहदों पर पहुंचने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। ये काम और तेजी के साथ पूरे किए जाएंगे। हम डिवाइन का इरादा लेकर आए हैं। अलग अलग समुदाय हो या फिर अलग अलग क्षेत्र, हम हर प्रकार के डिवीजन को दूर कर रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में हम विवादों के बॉर्डर नहीं बल्कि विकास के कॉरिडोर बना रहे हैं, उस पर बल दे रहे हैं। मोदी ने आज चीन को डेवलपमेंट का आईना क्यों दिखाया, क्यों बताया कि देश किसी कीमत पर नहीं रुकेगा? ये सारी बातें आपको बताएं, उससे पहले मोदी के नॉर्थ ईस्ट दौरे की डिटेल्स जान लीजिए। तवांग इंसिडेंट के 10 दिन के अंदर मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के लिए, खासकर मेघालय और त्रिपुरा के लिए विकास के मीटर को और ऊंचाई पर पहुंचाने का प्रण लिया। मेघालय और त्रिपुरा में 6800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। इन प्रोजेक्ट्स में आवास, सड़क, कृषि जैसे सेक्टर शामिल हैं। इसके अलावा दूरसंचार, आईटी, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी जैसे एरिया पर भी फोकस है। मोदी का विजन क्लियर है। जिस तरह चीन तिब्बत में रेल और रोड नेटवर्क को मजबूत कर रहा है, जिस तरह वो एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अपनी सेना के लिए रास्ता बना रहा है, उसी तरह हिंदुस्तान भी नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट के गेटवे के तौर पर तैयार कर रहा है। मोदी ने साफ साफ कह दिया कि नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। देश के आखिरी छोर तक बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट, हमारे बॉर्डर एरिया आखिरी छोर नहीं बल्कि सुरक्षा और समृद्धि के गेटवे है। राष्ट्र की रक्षा भी यहीं से सुनिश्चित होती है और दूसरे देशों से व्यापार कारोबार भी यहीं से होता है। इसलिए एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसका लाभ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को होने वाला है। वो योजना है वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज बनाना। इसके तहत सीमावर्ती गांवों में
बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएगी। एलएसी पर विकास के जिन कामों का जिक्र पीएम मोदी कर रहे थे, अब उन्हें डिटेल में समझने की भी जरूरत है, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि चीन ने एलएसी पर सड़कों का जाल बिछा दिया है, हेलीपैड से लेकर एयरबेस तक एक्टिव कर दिए हैं, अपने सैनिकों को ठंड से बचाने के लिए गांव के नाम पर सैनिकों के रहने के इंतजाम भी किए हैं, और इन्हीं सबको काउंटर करने के लिए चीन बॉर्डर के लिए मोदी का मास्टर प्लान भी आकार ले चुका है। काफी काम पूरा हो चुका है और आगे का काम पाइपलाइन में है। एलएसी पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। पिछले 5 साल में अरुणाचल में 3097 किलोमीटर लंबी सड़क बन चुकी है। इसके अलावा चीन से लगने वाले सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख में भी 5490 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें बना दी गई। कुल मिलाकर 8587 किलोमीटर से ज्यादा बड़ी 155 नई सड़कों का निर्माण हुआ है। वाइब्रेंट विलेज के तहत बॉर्डर के गांव को समृद्ध बनाया जा रहा है। 4G कनेक्टिविटी को भी डेवलप किया जा रहा है। डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। जो सीमावर्ती गांव कभी वीरान हुआ करते थे, हम उन्हें वाइब्रेंट बनाने में जुटे हैं। जो गति हमारे शहरों के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे बॉर्डर पर भी वही गति होनी आवश्यक है। मोदी सरकार के काम से एलएसी के पास किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये इन तस्वीरों से भी दिखाई देता है। हमारे रिपोर्टर प्रणय उपाध्याय तवांग में बॉर्डर एरिया के पास तक गए। उन्होंने जितना भी ट्रेवल किया, वहां नए नए प्रोजेक्ट्स दिखाई दिए। कई टनल बन रही थी तो कई रोड का काम जारी था। कई रोड्स पूरी तरह रिपेयर हो चुकी थी। खुद अरुणाचल के लोगों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में अरुणाचल में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह बदल चुका है। वक्त बदल चुका है और सरहद के इन अग्रिम मोर्चों तक इस तरीके की सड़क बना दी गई है। इस तरीके की सड़क मौजूद है। ये कंक्रीट का रास्ता है। ये कंक्रीट के ब्लॉक से बनी हुई रोड्स हैं जो कि सरहद के अग्रिम मोर्चों तक जाती हैं, और ऐसे में मौसम की किसी भी मार को झेलने में ये सड़कें सक्षम हैं। और ऐसे में भारतीय सेना की जो आवाजाही है, उस तक रसद की जो पहुंच है, वो हर मौसम बनाई जा सके, इसका पूरा इंतजाम इन पूरे इलाकों के अंदर किया गया है। और यही वजह है कि ये जो दुर्गम पहाड़ियां हैं, ये महफूज हैं अब, और साथ ही भारतीय सेना की जो पहुंच है, जो उसकी ताकत है, जो उसकी रक्षा की जो तैयारियां हैं, वो तमाम मुस्तैदी के साथ यहां पर मौजूद हैं। काफी तेजी से काम हो रहा है जी। तो कितना घंटा आप लोग भी यहाँ पर काम करते हैं? इससे आप लोगों को भी फायदा होता है? रोड बनाए तो हाँ, फायदा होते सर। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। चीन की चालबाजियों का जवाब देने के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो रहा है। रोड के साथ ब्रिज, हेलीपैड्स पर भी पूरा फोकस है। 28 अक्टूबर 2022 को बॉर्डर इलाके में 75 नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। लद्दाख में हानले और ठाकुंग में 2 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। अरुणाचल में 14, सिक्किम में 3, उत्तराखंड में 5, हिमाचल में 3, लद्दाख में 7 नए ब्रिज बनाने का काम शुरू हो चुका है। पटेल का हो रहा है सर, मतलब ये बीआरओ का अंडर में। हाँ, जल्द से जल्द ये तो जुलाई ऐसे कुछ हुआ है सर, अभी पता, उससे पहले हो जाए तो बढ़िया है सर। पेंगोंग लेक से लेकर चुशूल तक और डोकलाम से लेकर तवांग तक जितने भी इलाके हैं, वहां युद्ध स्तर पर सड़कों का निर्माण हो रहा है। जो बदलाव आया है वो हमारे इरादे में आया है, हमारे संकल्पों में आया है, हमारी प्राथमिकताओं में आया है, हमारी कार्य संस्कृति में आया है। बदलाव प्रक्रिया और परिणाम में भी आया है। संकल्प आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक कनेक्टिविटी से विकसित भारत के निर्माण का है। इरादा भारत के हर क्षेत्र, हर वर्ग को तेज विकास के मिशन से जोड़ने का है। सबका प्रयास से भारत के विकास का है।
प्राथमिकता अभाव को दूर करने की है, दूरियों को कम करने की है, कैपेसिटी बिल्डिंग की है, युवाओं को अधिक अवसर देने की है। कार्य संस्कृति में बदलाव यानी हर प्रोजेक्ट, हर प्रोग्राम समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। पीएम मोदी की प्रायोरिटी क्या है, ये इसी से तय हो जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने के लिए हर काम की डेडलाइन तय है। लद्दाख से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर इलाके पर फोकस है। लाखों करोड़ रुपए सिर्फ बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर खर्च हो रहे हैं और मोदी इसे नए नए एग्जाम्पल के साथ देश की जनता से शेयर भी करते हैं। हम सबको मालूम है कि फुटबॉल में अगर कोई खेल भावना के विरुद्ध, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ अगर कोई भी व्यवहार करता है तो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। इसी तरह पिछले 8 वर्षों में हमने नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़ी अनेक रुकावटों को रेड कार्ड दिखा दिया है। सरकार चाहती है कि हर वो पोस्ट जहां भारतीय सैनिक खड़े हैं, हजारों फीट की ऊंचाई पर सरहदों की निगरानी कर रहे हैं, वहां तक सड़क जल्द से जल्द बने, ताकि अगर उस पार से कोई भी गड़बड़ हो तो फिर री-इन्फोर्समेंट तय वक्त पर पहुंच सके। क्योंकि चीन ये समझ चुका है कि अगर वो सलामी स्लाइसिंग वाली पॉलिसी जारी रखेगा, इंच इंच जमीन पर आगे बढ़ने की हिमाकत करेगा, तो फिर ये नया इंडिया है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हमारे जवान चीन को उसी की सरहद में खदेड़ कर ही दम लेंगे। चीन के बाद अब बात बीजिंग के कर्ज वाले गुलाम पाकिस्तान की करते हैं, जो तवांग में अपने मालिक के शागिर्दों की पिटाई से अब तक सदमे में हैं। तवांग में भारतीय फौज की बहादुरी के चर्चे अब पाकिस्तान की गली गली में हो रहे हैं। भारत चीन झड़प का वायरल वीडियो दिखाकर पाकिस्तान में सर्वे किए जा रहे हैं। कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान को समझ आ गया है कि जो भारतीय सैनिक बिना हथियारों के ड्रैगन के 300 से ज्यादा दानवों को खदेड़ सकते हैं, वो अगर हथियार उठा लेंगे तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। ये रिपोर्ट पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हुक्मरानों को देखनी चाहिए, ताकि उन्हें भी यह पता चल सके कि पाकिस्तान की आवाम का रुख अब किधर है। तवांग में चीन पिटा और ऐसा पिटा कि अभी तक करा रहा है। चीनी सैनिकों पर बरसे भारतीय डंडों से पाकिस्तान में भी हड़कंप। जिसमें जो इंडियन फोर्सेस है वो चाइना की जो आर्मी है उनके ऊपर जो डंडे बरसा रहे हैं। 9 और 11 दिसंबर की रात भारतीय जवानों ने ड्रैगन के प्यादों को इतना पीटा कि उनका बदन अभी तक दर्द हो रहा होगा। चीन का दोस्त पाकिस्तान खुद पिटाई को प्रमाणित करने में जुटा है। चाइनीज को इन्होंने मारा है या आप बकौल आपके या आपने वीडियो दिखाई है, डेफिनेटली ये कोई फेक वीडियो नहीं है। तवांग में दुनिया ने भारतीय जवानों के शौर्य को देखा तो पाकिस्तानियों ने भी चीनी सैनिकों की मरम्मत पर मुहर लगाई है। 5 बड़ी मैशियत भी है, तो आप इंडिया को आप इस तरह इजी न लें। जो पाकिस्तान तवांग पर झूठ का पुलिंदा लेकर बैठा है, चीन की हिमायत करता है। पाकिस्तान के उन हुक्मरानों को आज खुद अपने अवाम को सुनना चाहिए। चाइनीज को वो धकेल रहे हैं, हालांकि चाइनीज की तादाद भी ज्यादा है। कंगाल और भुखमरी से तड़प रहा पाकिस्तान चीन के भंवर में फंसा है। चीन अक्सर पाकिस्तान पर कर्ज के कोड़े बरसाता है। अपना गुणगान कराने के लिए चीन पाकिस्तान को कर्जा देता है। कर्ज की चाशनी में डूबकर पाकिस्तानी हुक्मरान चीन की चालों को तरक्की का मूल मंत्र समझ बैठे थे, लेकिन तवांग में जो कुछ हुआ उससे पाकिस्तानी हुक्मरानों की आंखें फटी की फटी रही। सोशल मीडिया पर वायरल भारत चीन झड़प के वीडियो को खुद पाकिस्तानी प्रमाणित कर रहे हैं। गली गली घूमकर भारतीय सैनिकों के शौर्य के सबूत आवाम को दिखाए जा रहे हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि देखो भारत कितना पावरफुल हो गया है। चीनी सैनिकों ने हरकत की तो भारतीय सैनिकों की टुकड़ी ने उन्हें पीट पीट कर खदेड़ दी। क्या समझते हैं, इंडिया की फोर्सेस इतनी पावरफुल हो चुकी हैं? यस, इट्स ऑब्वियसली अगर वो मार रहे हैं और वो आगे से डिफेंस ही सिर्फ कर रहे हैं और जारहाना नहीं है, तो इट्स मीन्स कि इंडिया पावरफुल हो गया है। ये भारत की निडर सेना का ही डर है, जो डरे सहमे पाकिस्तानी खुलकर कह रहे हैं कि
कि भारत ने चीन के साथ तवांग में जो किया सही किया। मतलब साफ है, पीएलए के सैनिकों की पिटाई से इस्लामाबाद भी थर-थर कांप रहा है। चाइना जो कि खुद को सुपर पावर कहलाने के चक्कर में है या दौड़ में है, और हम लोग उसे एज ए पाकिस्तानी हम ये सोचते और समझते हैं कि चाइना शायद सुपर पावर बनने वाला है। तो अगर सुपर पावर को इंडिया इस तरीके से दबा सकता है, तो कल को अगर हमारा टकराव हो जाए, जो कि हम भी अपने बड़े ज्यादा इक्विपमेंट्स अगर डिफेंस के हवाले से बात करें वो चाइना से लेते हैं या चाइना के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो फिर हम क्या हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा? मेरा नहीं ख्याल है कि हम लोग इस तरह का कोई रिस्पॉन्स शो करेंगे। 9 दिसंबर की रात तवांग में चीन की जबरदस्त धुनाई हुई। इससे पहले गलवान में चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों ने सबक सिखाया। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प ने पाकिस्तान में अलग ही हलचल मचा रखी है। भारतीय फौज ने जिस तरह बिना हथियारों के ही चीन के सैनिकों को भागने पर मजबूर कर दिया, जाहिर तौर पर उन तस्वीरों के पाकिस्तान के लिए भी कई सबक हैं। कुछ पाकिस्तानी आज भी ख्वाब पाले हुए हैं कि चीन जल्द ही भारत पर पलटवार करेगा। 110% मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि 1-2 दिन में आजकल में कह लें कि चाइना इस पे रिटेलिएट करेगा और आप हैरान रह जाएंगे कि क्या होगा, क्योंकि चाइनीज जो है ना वो हजूज मजूज की कौम है, वो दे आर वेरी डेंजरस। पाकिस्तानी हुक्मरान चीन को अपना दोस्त मानते हैं। उन्हें लगता है कि अगर भारत से पाकिस्तान का सामना हुआ तो चीन पाकिस्तान की मदद करेगा। तवांग में हुई घटना के बाद पाकिस्तानी मीडिया के सुर भी बदले हुए हैं। एक टीवी शो के दौरान पैनलिस्ट ने कहा कि चीनी सेना भारतीय पोस्ट पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया। कब्जाधारी चीन अपने हाथों में हर वक्त दगाबाजी का खंजर लेकर घूमता है। पाकिस्तान की आवाम भी इससे अच्छी तरह वाकिफ है। हम उन्हें अपना दोस्त जरूर कहते हैं चाइना को, लेकिन एक बात याद रखें कि अगर चाइना इंडिया से हमारी ये अपनी जो सरजमीन अपनी कह सकते ना, उनकी अपनी वो कहते हैं हमारी है, क्लेम करते हैं, अगर छुड़ा लेता है तो फिर आप ये ना समझे कि पाकिस्तान बच जाएगा। तवांग और गलवान में चीनी सैनिकों को उल्टे कदम भागना पड़ा तो 65 और 71 में भारत के सामने पाकिस्तानी सैनिक भी मैदान छोड़कर भागे थे। पाकिस्तान लंबे वक्त से चीन की ताकत के सहारे कश्मीर को हथियाने का ख्वाब देखता रहा है, लेकिन तवांग में जो कुछ हुआ उसने चीनी सेना की ताकत की भी पोल खोल दी है। यही वजह है कि पाकिस्तान में भी अब ये सुर जोर पकड़ने लगे हैं कि कश्मीर का राग छोड़ो और बेहतरी चाहते हो तो भारत के साथ रिश्ते सुधारो। समय के साथ भारत और ज्यादा सशक्त और पावरफुल हुआ है। यही कारण है कि पाकिस्तानियों को खुद लगने लगा कि चीन भारत के सामने दबा दबा नजर आता है। अगर चाइना इस तरीके से दबा दबा नजर आ रहा है, चाइना की फोर्सेस इस तरीके से दबी दबी नजर आ रही हैं, कल को हमारा सामना अगर इंडिया वालों के साथ होता है तो हमारा क्या रिएक्शन होगा? हमारा तो रिएक्शन ये होगा कि चूंकि हमारे पास अपनी एक पावर है, हम पहले भी जो इंडिया के साथ 1965 में या 71 में जंग कर चुके हैं, तो हम उस तरह से तो बैकवर्ड नहीं करेंगे। तवांग और गलवान में मुंह की खाने के बाद चीन को साफ संदेश मिल गया कि ये 62 का नहीं 22 का भारत है। अब यहाँ ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि लोहे से दिया जाता है। बालाकोट में पाकिस्तान को भी यही बात समझा दी गई थी। चीन को भी अब समझ आ गई है। चीन और बीजिंग के गुलाम पाकिस्तान को 2023 में और सबक मिलने वाले हैं, मगर इन सब के बीच चाइनीज वायरस ने चीन में ही कहर बरपाना शुरू कर दिया है। चीन के रोजाना खौफनाक तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। बीजिंग से लेकर शंघाई तक कोरोना से भयंकर अफरा तफरी के हालात हैं। अस्पताल में मरीजों को जगह नहीं मिल पा रही, जबकि क्रिमेशन सेंटर में अंतिम संस्कार के लिए कई दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। वेटिंग वाली लाइन लगने लगी है। ऐसे हालात में अमेरिका से आई एक रिपोर्ट से बीजिंग के तानाशाह के होश फाख्ता हो गए हैं। क्या कोरोना चीन में अगले 3 महीने 21 लाख लोगों की जान लेने वाला है? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए आप। सुनसान शहर, हर तरफ दर्द का मंजर, याद है अस्पतालों का मातम, एक एक सांस के लिए लड़ती जिंदगी, चीख चिल्लाहट, याद है लॉकडाउन में बंद दरवाजों के पीछे खौफ में गुजरता हर पल याद। 2 साल पहले दिसंबर का ही महीना था जब चीन के इसी भुतहा शहर वुहान से निकले एक वायरस ने पूरी दुनिया पर कहर बरपाना शुरू किया था। धरती का कोई कोना नहीं बचा, जमीन का जरा सा भी टुकड़ा नहीं बचा जहां वुहान से निकली वायरस वाली मौत ने कहर न ढाया हो। 2 साल बाद दुनिया फिर चल पड़ी, जिंदगी पटरी पर आ गई है और दुनिया पर सदी की सबसे बड़ी त्रासदी का गुनहगार चीन अपने ही पाप से कराह रहा है। चीन में कोरोना फिर से कहर बरपा रहा है। ये तस्वीरें बीजिंग के एक अस्पताल की हैं, जहां मरीजों की लंबी लाइन लगी है। चीन की राजधानी के ज्यादातर अस्पताल फुल हैं। हालात यह है कि कई मरीजों का सड़क पर ही इलाज किया जा रहा है।
जिस बीजिंग से जिनपिंग चीन पर हुकूमत करते हैं, जिस बीजिंग में ड्रैगन की हर साजिश फन उठाती है, उसी बीजिंग में चाइनीज वायरस से फिर मरघट सा सन्नाटा पसर चुका है। चीन के कई शहरों में कोरोना के बेकाबू होते मामलों से अफरा तफरी है। शंघाई के स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कई शहरों में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। लेकिन माओ के मुल्क की मक्कारी कम नहीं हुई। चीन दावा कर रहा है कि 3 दिसंबर के बाद कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ चीन के बीजिंग में अंतिम संस्कार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। चीन के फरेब की पोल खोलती ये तस्वीरें हेबेई प्रोविंस की हैं, जहां अंतिम संस्कार के लिए लाए गए शवों को रखने तक की जगह नहीं बची है। क्रिमेशन सेंटर के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार। कई जगह अंतिम संस्कार के लिए 3 दिनों का इंतजार करना हो रहा है। चीन की जुल्म ज्यादतियों की सबसे बड़ी गवाह रही जेनिफर जेंग ने ये तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें बीजिंग के शमशान से धुआं उठता दिख रहा है। चीन के कई क्रिमेशन सेंटर नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। इस बीच हेल्थ डेटा एनालिसिस करने वाली एयरफिनिटी की एक रिपोर्ट ने चीन को लेकर खौफनाक भविष्यवाणी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कोरोना के 27 करोड़ मामले आ सकते हैं। मार्च 23 तक कोरोना से 21 लाख लोगों की मौत हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रिसमस, न्यू ईयर और लूनर न्यू ईयर पर कोविड के केस बेतहाशा बढ़ सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में चीन के अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अपना त्योहार मनाने अपने घर जाते हैं। यही वजह है कि ऑक्टोपस की तरह पैर पसारते चाइनीज वायरस से जिनपिंग के शागिर्दों का हलक सूख रहा है। कोरोना की हालात को देखते हुए वायरस के फैलने और इलाज पर सरकार का फोकस है। इसके साथ ही तैयारी की जा रही है कि महामारी के बढ़ते प्रभाव से आर्थिक और सामाजिक विकास पर असर न पड़े। वायरस के बढ़ते प्रकोप से चीन में हाहाकार है, लेकिन सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया कोरोना से मुक्त हो चुकी है, तब चीन में अचानक वुहान वाली मौत क्यों बरसने लगी? कोरोना में यह हालात कैसे बने, ये भी आपको समझाते हैं। 7 दिसंबर को चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी हटाई। 8 दिसंबर को 1000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए। 7 दिनों में करीब 15,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। एक हफ्ते में 7,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मौत के जबड़े में फंसे चीन का ये तो ट्रेलर भर है। जानकार मान रहे हैं कि चीन में कोरोना का पीक जनवरी में आएगा, जब चीन की 60% आबादी कोरोना से संक्रमित होगी। पीक में उम्रदराज लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, इसलिए बीजिंग की तानाशाही का नया अध्याय शुरू हो गया है। सख्त जीरो कोविड पॉलिसी के कारण देश की एक बड़ी जनसंख्या को लगातार कोरोना टेस्टिंग कराने के लिए मजबूर किया गया। सख्त नियमों के तहत अगर किसी इलाके में 8 से 10 लोग भी कोरोना संक्रमित होते थे, तो लाखों लोगों को लॉकडाउन में रहना पड़ता था। चीन से निकल कर आई तस्वीरों में देखा गया कि लोगों को जबरन घसीट कर क्वारंटीन सेंटर ले जाया जा रहा है। इतना ही नहीं, लोगों के घरों के बाहर दरवाजों की वेल्डिंग की जा रही है। लेकिन अब इससे शायद ही कोई असर पड़े। तो चीन कोरोना से कराह रहा है, इकोनॉमी तबाही की तरफ है, लेकिन बीजिंग की जंगी बीमारी कम नहीं हुई है। चीन की सरहद 14 देशों से लगती है और हर पड़ोसी की जमीन पर चीन की गिद्ध नजरें रहती हैं। सवाल यह है कि चीन किस किस से लड़ेगा। सवाल इसीलिए क्योंकि दुनिया में अमन और शांति का दूत माने जाने वाले जापान ने 77 साल बाद सबसे बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला क्या है और जापान के ऐलान के बाद चीन ने क्यों अपने युद्धपोत समंदर में उतार दिए हैं? आखिर क्यों जापान के पास वाले इलाकों में चाइनीज नेवी और एयरफोर्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ चुका है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से समझिए। क्या जापान अब महायुद्ध जैसी तैयारी कर रहा है? क्या चीन को रोकने का फुल प्रूफ बना चुका है जापान? जापान अब शांत नहीं बैठेगा, काउंटर स्ट्राइक करेगा। ब्लू बैटल का नया चैप्टर ओपन हो चुका है। सतहत्तर साल बाद एक बार फिर जापान ने अपना रास्ता बदल लिया है। युद्ध से बुद्ध वाले जापान ने एक बार फिर युद्ध नहीं
महायुद्ध की तैयारियां करना शुरू कर दिया है। जो जापान अपनी शांतिवादी नीति के लिए दुनिया में जाना जाता था, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनी सेना को सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार किया था, अब वही जापान पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनने की तैयारी कर चुका है। और इसका ऐलान खुद जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने डंके की चोट पर कर दिया है। जब हम अपनी सैनिक क्षमताओं के बारे में सोचते हैं तो इसे लेकर कई तरह के सिचुएशन पर चर्चा होती है, जैसे कि हमारी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की वर्तमान क्षमताएं जापान के खिलाफ किसी खतरे को खत्म कर सकती हैं या नहीं, क्योंकि हमारे विरोधी लड़ाई के नए नए तरीके अख्तियार कर रहे हैं। और जब ये खतरे वास्तविकता बन जाएंगे तो क्या हम अपनी हिफाजत कर सकेंगे? मुझे लगता है कि जापान के लिए सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की क्षमता काफी नहीं है। ये सिर्फ पॉलिसी में बदलाव नहीं, बल्कि दुनिया भर के लिहाज से एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही जापान का संविधान आधिकारिक तौर पर वहां की सेना को मान्यता नहीं देता। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के बाद जापान की सरकार ने अपने डिफेंस बजट को काफी कम कर लिया था। जापान की सरकार ने खुद को हमेशा के लिए नॉन न्यूक्लियर पावर कंट्री बने रहने का वादा भी किया था। जापान के पास मिलिट्री के नाम पर सेल्फ डिफेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट है और हमले की सूरत में जापान पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान की सिक्योरिटी गारंटी अमेरिका ने ली थी और इसीलिए जापान के पास अमेरिकी फोर्सेस हमेशा मौजूद भी रहती हैं। लेकिन सवाल है कि अचानक जापान ने अपनी पैसिफिस्ट पॉलिसी में बदलाव क्यों किया? क्यों युद्ध का विरोधी और शांति का पक्षधर जापान अब मिसाइल और दूसरे एडवांस हथियार खरीदने की तैयारी कर रहा है? इन सवालों का जवाब जानने से पहले जापान के नए डिफेंस बजट की बारीकियां समझ लीजिए। जापान ने अपने डिफेंस बजट को करीब 2 गुना करने का फैसला किया है। जापान अब अपनी मिलिट्री पर $320 बिलियन खर्च करेगा। अमेरिका और चीन के बाद जापान भी सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों में शुमार हो जाएगा। 2021 में अमेरिका का सैन्य बजट $801 बिलियन था, जबकि 2021 में चीन का डिफेंस बजट $293 बिलियन रहा। जापान ने तय किया है कि वो अब काउंटर स्ट्राइक के लिए सेना को तैयार करेगा। डिफेंस बजट के लिए जापान लंबी दूरी की और मिसाइलों को भी खरीदेगा। 43 खरब येन यानी करीब $300 अरब वाला डिफेंस बिल्डअप प्लान जल्द से जल्द लागू होगा, ताकि अगले 5 साल के भीतर हमारी सैन्य क्षमताओं को मजबूती मिल सके। हम अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए बजट का 2% हिस्सा रखने वाले हैं। हम इसके लिए स्थिर आर्थिक साधन सुनिश्चित करेंगे। अब सवाल है कि महायुद्ध जैसी तैयारी क्यों? तो इसका जवाब है ग्लोबल विलन चीन। जापान चीन को अपना सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज बताता रहा है। हाल ही में चीन ने ईस्ट चाइना सी में अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है। चीन की तरफ से ताइवान के ऊपर से जो मिसाइलें दागी गई थी, उनमें से कुछ जापान के इलाके में भी आकर गिरी थी। चीन लगातार सेनकाकू आइलैंड पर भी अपना दावा जताता रहा है, जो फिलहाल जापान के कब्जे में है। जापान ये सब सह भी लेता, लेकिन जिस तरह चीन ने ताइवान पर कब्जे का ऐलान किया है, ये कह दिया कि ताइवान पर एक ना एक दिन चीन का झंडा लहराएगा, उससे जापान काफी अलर्ट हो गया और इसीलिए उसने सेना को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन का फैसला किया। इसमें द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, द नेशनल डिफेंस प्रोग्राम गाइडलाइंस और द मिड टर्म डिफेंस प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम शामिल हैं। ये 3 दस्तावेज और इन तीनों पर आधारित नई सुरक्षा नीति के जरिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वाली हमारी सुरक्षा नीति में जबरदस्त बदलाव होगा। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि हमारी ये नीति जापान के संविधान और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे में है। इन 3 गैर परमाणु सिद्धांतों के जरिए जापान के शांति प्रिय राष्ट्र वाले रास्ते में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। जापान ने डिफेंस बजट में इजाफा करने की प्लानिंग शुरू कर दी है और पूरी तरह से खुद को तैयार करने के लिए 2026 की टाइमलाइन सेट की है।
लेकिन इससे चीन का पारा चढ़ गया है। चीन की बेचैनी और बौखलाहट उसके बयानों और शब्दों में नजर आने लगी है। हम जापान से अपील करते हैं कि वो जापान और चीन के बीच हुए 4 राजनीतिक दस्तावेजों वाले सिद्धांतों को फॉलो करे, जिसमें एक मत से यह तय हुआ था कि दोनों देश एक दूसरे के सहयोगी हैं और कोई एक दूसरे के लिए खतरा पैदा नहीं करेगा। दोनों सुरक्षा के लिहाज से पड़ोसी होने का धर्म निभाएंगे और सैन्य सुरक्षा के मामले में विवेक से काम लेंगे। चीन को खतरा बताकर मिलिट्री बिल्डअप तैयार करने वाला प्लान फेल होने वाला है। हालांकि सबके बीच अमेरिका जापान के साथ फुल सपोर्ट में उतर आया है। अमेरिका ने कह दिया है कि जापान का मिलिट्री को बढ़ाने का फैसला सही है, क्योंकि हर देश को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। The United States of America and this department welcomes Japan's new national security strategy, national defense strategy, and defense buildup program. As President Biden and Secretary Blinken have made clear, including in our very own national security strategy, our alliances and partnerships are our most important strategic asset, and Japan's new documents reshape the ability of our alliance to promote peace and protect the rules-based world order, not just in the Indo-Pacific, but around the world as well. वैसे जापान और चीन के बीच विवाद की एक अहम वजह है साउथ चाइना सी। एक और चीन साउथ चाइना सी पर अपना दावा पेश करता है, तो दूसरी ओर जापान इसका विरोध करता है। साउथ चाइना सी पे चीन के बढ़ते दबदबे से जापान को खतरा है। जापान के लिए नॉर्थ कोरिया भी खतरा बन गया है। इस साल नॉर्थ कोरिया ने 30 से ज्यादा मिसाइलों का टेस्ट करके जापान की चिंता बढ़ा दी है। पिछले महीने ही नॉर्थ कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था और यह मिसाइल जापान की समुद्री सीमा में जाकर गिरी थी। यानी जापान को लगता है कि उसके आसपास चीन का डेंजरस चक्रव्यूह तैयार हो चुका है और इससे पार पाने के लिए खुद की सेना को मजबूत करना ही होगा। शायद यही वजह है कि अब जापान भी सुपर मिलिट्री वाला मुल्क बन जाएगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।